बहु प्रभाविता का मतलब सीधा सा, अभी चुप हो जाओ बेटा सभी, बोर्ड पे ध्यान दो, कोई लिखेगा नहीं, कोई अपने मॉड्यूल को नहीं निहारेगा, घर जाके निहारते रहना, छोटे बच्चों की तरह मत बिहेव करो। यहाँ हम जनरली क्या बोलते हैं कि भाई एक जीन है, एक जीन के द्वारा एक लक्षण का नियंत्रण होता है, हाँ या ना? अगर इस जीन में उत्परिवर्तन होता है तो कौन कितने लक्षण प्रभावित होने चाहिए? एक लक्षण ही तो होना चाहिए, हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू मेंडल, कि भाई एक जीन है, एक लक्षण को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। एक जीन एक लक्षण का नियंत्रण, और अगर इस जीन में उत्परिवर्तन हुआ, गेट तो बंद कर दो भाई, आगे बेटा सब। ये तो हो गया एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बट अगर मैं कहती हूँ बहु प्रभाविता, तो बहु प्रभाविता मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करती है। अब सोचो कैसे, कैसे आप बताओगे बहु प्रभाविता का मतलब क्या हुआ? तो बहु प्रभाविता का मतलब ये हुआ बेटा कि एक जीन में या एक जीन द्वारा एक से अधिक लक्षण नियंत्रित होते हैं। तो बहु प्रभाविता का मतलब ये, यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि एक जीन है, एक जीन द्वारा एक लक्षण, ये दूसरा लक्षण और ये तीसरा लक्षण। एक बार समझ में, यानी एक जीन के द्वारा देखो इतने प्रभाव प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये सिर्फ समझाने वाला डायग्राम बनाया है मैंने, और ये लैंग्वेज में हो गया। बाकी जनरली एक जीन से क्या होता है? एक ही लक्षण होता है। आई बात समझ में? अब इसके एग्जाम्पल देखना, आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है ये। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फिनाइल कीटो न्यूरिया। ये एक रोग है बच्चों, ये क्या है? रोग है। अब बताइए इस रोग में, इसको शॉर्ट में लिखते हैं फिनाइल कीटोनेरिया, PKU। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है मतलब जीन में परिवर्तन होगा, तो उस वजह से जो जीन काम कर रहा था वो जीन काम नहीं करेगा। तो अब इसका कॉन्सेप्ट सुनो क्या होता है। इसमें क्या होता है कि फिनाइल एलानिन का, फिनाइल एलानिन का टायरोसिन, टायरोसिन क्या है? एमिनो एसिड, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन का इसमें परिवर्तन होना जरूरी है। शरीर में फिनाइल एलानिन का टायरोसिन में परिवर्तन होना जरूरी है, और इसको परिवर्तन करने वाला एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा है? हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब क्या होता है बेटा कि ये जो एंजाइम है, अब ये बनेगा, ये एंजाइम बनेगा तभी तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा। एग्री और नॉट? अब इस एंजाइम को बनाने वाला जीन, इस एंजाइम को बनाने वाला जीन म्यूटेट हो गया। म्यूटेट मतलब उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेट हो गया। तो इसका मतलब एंजाइम निर्माण
नहीं होगा। और जब एंजाइम निर्माण नहीं होगा तो फिनाइल एलानिन का टायरोसिन में परिवर्तन भी क्या हो जाएगा, एब्सेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिनाइल एलानिन मस्तिष्क में चला जाएगा बेटा। कहाँ चला जाएगा, मस्तिष्क में। फिनाइल एलानिन का मस्तिष्क में संग्रहण, और संग्रहण फलस्वरूप फिनाइल पाइरुविक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, पाइरुविक एसिड निर्माण हो जाता है, जो निम्न प्रभाव प्रदर्शन करेगा। तो बेटा अगर एक जीन में परिवर्तन हुआ है तो प्रभाव भी क्या होना चाहिए, एक ही तो होना चाहिए। परंतु इसके प्रभाव कैसे दिखते हैं, दो, कि इसके द्वारा मानसिक मंदता, इसके द्वारा क्या हो जाती है, मानसिक मंदता उपस्थित हो जाती है। आई बात समझ में। और शरीर में व बालों में डी पिगमेंटेशन हो जाता है, यानी त्वचा का रंग और बालों का रंग क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो भैया जब एक लक्षण आना चाहिए तो दो क्यों आए, इसका मतलब उस जीन के द्वारा एक लक्षण नियंत्रित नहीं हो रहा है, उसके द्वारा दो या दो से अधिक लक्षण भी नियंत्रित हो सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। तो बहुप्रभाविता मतलब अगर जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षण नियंत्रित होते हैं तो इस प्रकार का प्रभाव बहुप्रभाविता कहलाता है। तो इसका मतलब अगर जीन परिवर्तित होगा या जीन में म्यूटेशन होगा तो उसका प्रभाव एक लक्षण पर नहीं होगा, एक से अधिक लक्षणों पर या दो से अधिक लक्षणों पर प्रभावित होगा। इसी का ही दूसरा उदाहरण है हमारा ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला की आई कलर के जीन में म्यूटेशन से आई कलर और बॉडी कलर प्रभावित। तो बेटा प्रभावित सिर्फ क्या होना चाहिए था, आई कलर ही तो होना चाहिए था, और बॉडी का कलर भी क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। मेरी बात समझ में। अब तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके, इसको या तो मैं बाद में लिख लेती हूँ, अब एक और अच्छा ना मॉड्यूल आ गया। इन्होंने तीन क्या है, एक जो तीसरा एग्जाम्पल मैं लेने वाली हूँ ना बेटा, उसमें तीन प्रकार के प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता भी होता है, और सह प्रभाविता भी होता है, और ये बहु प्रभाविता भी होता है। तो वो मैं देख लेती हूँ इन्होंने कंसिडर किया है कि नहीं किया, किया है तो मैं यहाँ पे लिखवा दूंगी, नहीं है तो फिर जबरदस्ती बेटा ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जो कोर्स में, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में तो सिर्फ एक ही है। तो फिनाइल कीटोनेरिया का तो लिख दिया बेटा अपन ने, प्रभाविता वाला लिख दिया है अपन ने। बाल और त्वचा की वर्णकता में कमी, डीपिगमेंटेशन मतलब क्या बेटा, वर्णकता में कमी, तो चलेगा ना कि एज इट इज तो बेटा मैं नहीं लिख सकती, आपको भी पता है कि मैं कॉन्सेप्ट वाली चीजें लिखती हूँ, जो आपके मॉड्यूल या एनसीईआरटी में वो लाइनें मेरे से नहीं लिखी जाती है, क्योंकि वो समझने वाली नहीं है, वो तो खाली एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी हुई है। तो डीपिगमेंटेशन समझ में आ गया बेटा, कि बाल और त्वचा में क्या हो जाएगा, वर्णकता कम हो जाएगी ना वहां पे। फिर बेटा ड्रोसोफिला में श्वेत आंखें उत्परिवर्तन से शरीर के कई भागों में डीपिगमेंटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हुआ ना बेटा कलर प्रभावित, तो कलर प्रभावित का मतलब क्या हुआ, डीपिगमेंटेशन ही तो है, डीपिगमेंटेशन। तो होना सिर्फ किसका चाहिए था, आंख का डीपिगमेंटेशन, यानी कलर प्रभावित होना चाहिए था ना, पर आंख के साथ में किसका हो रहा है,
मतलब श्वेत आंख में परिवर्तन हो गया तो उसकी वजह से कई भागों में क्या हो गया, शरीर के विवर्णकता यानी कि डीपिगमेंटेशन हो गया। तो अपन ये कह सकते बॉडी कलर, ठीक है, एक ही बात है। अन्य भाग मतलब बॉडी हो गया ना एक तरीके से, वही तो कह रहा है। हाँ बेटा इसी में ही दे रखा है, तो चलो इसी में ही करवा देती हूँ मैं, तीसरा इसी में ही दे दिया है। इसमें क्या है बेटा, जो भी मटर उद्यान है, मटर उद्यान में दो, एक, मटर उद्यान में असमान एलील द्वारा एक अधिक लक्षणों का नियंत्रण। अब इसको मैं प्रूव कर रही हूँ बेटा, कैसे। दो जीन कौन से हो गए, एलील कौन से हो गए बेटा, ये और इनका आपने क्रॉस करवाया। तो आपको भी पता है बेटा, एक लक्षण के लिए ये होमोजाइगस एलील प्रेजेंट है। तो अब ये जो है ये किसको नियंत्रित कर रहे हैं बेटा, बीज आकार। यानी अगर कैपिटल बी होगा तो ये कैसा है बेटा, राउंड सीड। पहला लक्षण क्या हो गया इनका, राउंड सीड। इसका होगा तो कैसा होगा, रिंकल्ड। पहला कैरेक्टर तो किसको नियंत्रित कर रहा बेटा, ये शेप को। दूसरा होता है बेटा अधिक स्टार्च उपस्थित। यानी अगर उसके बीज में, क्योंकि ये सब किससे संबंधित है बेटा, बीज के संबंधित है ये, अधिक स्टार्च उपस्थित और ये कम स्टार्च उपस्थित। कितने लक्षण हो गए बेटा, दो। शेप का हो गया और स्टार्च की मात्रा, तो बहुप्रभाविता तो वैसे ही प्रेजेंट हो गई। ये भाई जो भी बीज का जो भी शेप को प्रभावित करने वाला कैपिटल बी और स्मॉल बी है, होना क्या चाहिए था, एक लक्षण को ही तो कंट्रोल करना चाहिए था, परंतु इसने शेप को भी कंट्रोल किया और स्टार्च की मात्रा को भी कंट्रोल किया। अब देखो बेटा, जब इसमें आप क्रॉस करवा रहे हो तो आपके पास में क्या मिला, कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी F1 क्या आया बेटा आपके पास में, कैपिटल बी स्मॉल। अब प्रभाविता के हिसाब से आप क्या कहोगे कि मैम यहाँ पे राउंड होना चाहिए और अधिक स्टार्च होना चाहिए क्योंकि कैपिटल बी है, यही कहोगे। पर बेटा यहाँ पर राउंड तो है, नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पर इस स्थिति में राउंड सीड तो है, और राउंड सीड किसको शो कर रहा है, प्रभाविता के नियम, प्रभाविता का नियम उपस्थित। पर बेटा इसमें मीडियम स्टार्च, मीडियम स्टार्च, यानी कि न तो स्टार्च कम है न स्टार्च ज्यादा है। तो बेटा ये किसको शो करेगा, अपूर्ण प्रभाविता। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये उदाहरण कैसा है, ये उदाहरण ऐसा है कि जिसमें आप तीन प्रभाव को प्रदर्शित कर सकते हो। कौन कौन से तीन प्रभाव भाई, बहु प्रभाविता, प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। आई बात समझ में। तो इसको ऐसे ही लिखोगे ना बेटा तभी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, भाषा में लिखोगे तो वैसे ही नहीं समझ में आएगा। तो ये हो गए, और यहाँ पर ऐसे कर लेना जब भी आप नोट्स उतारो, तो ये दो चीजें आप लिख, पर ये बहु प्रभाविता का एग्जाम्पल ही तो लिख रहे हैं, तो यहाँ बार बार क्या लिखना, बहु प्रभाविता आप किसमें एरो बना रहे हो, तीन बहु प्रभाविता की एग्जाम्पल ही तो आ गया ना बेटा बीज के अंदर। ये दो जीन आप किसके एग्जाम्पल लिख रहे हो, बहु प्रभाविता के ही तो लिख रहे हो कि भाई इस जीन के द्वारा एक लक्षण होना चाहिए, पर एक लक्षण नहीं है, कितने लक्षण है भाई, दो। इज इट क्लियर। तीन एग्जाम्पल समझ में आ गए बहु प्रभाविता का, एक तो फिनाइल कीटोनेरिया, दूसरा वो ड्रोसोफिला की जो श्वेत आंख है उसमें म्यूटेशन की वजह से, तो ड्रोसोफिला के व्हाइट आई कलर, व्हाइट लिख देती हूँ, ड्रोसोफिला की व्हाइट आई कलर के जीन में म्यूटेशन से आई कलर प्रभावित और साथ में बॉडी कलर, यानी शरीर के अन्य भागों में भी प्रभावित वो हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है बेटा।
अब हम थोड़ा सा टफ टॉपिक ले रहे हैं, उसको मैं बहुत इजी बना रही हूँ, फिर एनसीईआरटी की लैंग्वेज बना मैम रही हूँ। हाँ बोलो। बोलो। मैम म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन मतलब वो जीन निष्क्रिय हो जाता है? नहीं, परिवर्तन हो जाएगा उसका प्रभाव। हेलो। हाँ। कौन? अरे हाँ 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 हाँ, जिया। अब ये जो टॉपिक है बेटा थोड़ा सा टफ है, पर इसको ना एकदम जैसे अपन आपस में बात करते हैं ना वैसे समझना, तब इजी लगेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा बहुत टफ लैंग्वेज है। अभी मैं अगर आप लोगों को समझाऊंगी ना तो आपको लगेगा कि मैम ये एनसीईआरटी ऐसी। हाँ बोलो। मैम मेरे पास एब्सेंट का मैसेज है, लेकिन मैंने पिछली भी दोनों क्लास अटेंड किए। बेटा ये तो ईडीपी से बात करोगे ना बेटा। क्या ओके नाम मैम। है आपका? यस क्या? मैम। संजीव कुमार गुजर। संजीव। यस मैम। संजीव तो मैंने कभी नाम ही नहीं लिया शायद क्लास में। हाँ पता नहीं मुझे। एक बार ईडीपी से बात करना बेटा, ताकि हमसे बात करे वो। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। अरे बातें मत करो भाई। एक तो तुम लोगों की पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हो जाते हो। सत्यापन कर रही हूँ, मैं प्रूव कर रही हूँ। अब देखो, मैं इसको ना एक अलग तरीके से समझाना चाहती हूँ। इसको अलग हाईलाइट करती हूँ। सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है, एंजाइम है। क्या मीनिंग निकलता है इसका? ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने में मदद कर रहा है। एग्री? एंजाइम है। एंजाइम को बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है बेटा? प्रोटीन। पढ़ा है ना? इस प्रोटीन को बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? आरएनए। वेरी गुड, आता है आप लोगों को। ये आरएनए जो होता है, ये किससे बना भाई? डीएनए से। डीएनए से। हाँ। और इस डीएनए में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये बना? जी। जीन। जीन। और जीन के दो रूप होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, डोमिनेंट और एक एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन में कोई उत्परिवर्तन नहीं हुआ। रिपीट कर रही हूँ, डोमिनेंट जीन एलील है भाई, जीन ही तो है। ये आर एलील है, इसके सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आया, पर इसके इसके सीक्वेंस में सीक्वेंस में क्या आया? चेंज परिवर्तन आया। यानी इसमें परिवर्तन। रूपांतरण हुआ, प्रेजेंट। इसमें उत्परिवर्तन हुआ। प्रेजेंट। इज इट क्लियर? ये आर आपका अरूपांतरित है। ये आपका वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड का मतलब होता है जिसमें कोई चेंज नहीं होता और जो प्रभावी होता है। वाइल्ड मतलब जो प्रभावी है, और वाइल्ड मतलब जिसमें कोई परिवर्तन जीन में नहीं हुआ। एग्री? अब आपको भी पता है बेटा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ऑब्वियसली ये जो भी डीएनए है आरएनए में कन्वर्ट हुआ, ये एंजाइम है, तो ये किस में होगा? डिप्लॉयड कंडीशन में ही तो होगा ना। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर मैं आपके पास में ये बोलती हूँ कि रूपांतरण अगर होगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। अगर स्मॉल आर है तो एंजाइम नहीं बनेगा, कैपिटल आर है तो एंजाइम
बनेगा। एग्री? एंजाइम बनेगा तो सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। बट ये है तो सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्यों नहीं होगा? एंजाइम नहीं बना। क्यों नहीं बना एंजाइम? क्योंकि म्यूटेट है। आई बात समझ में? अब एंजाइम, अगर मैंने बोला एंजाइम, खुशबू की बात न मत काट पकड़ खा ले लो पहले। इस कंडीशन में बताओ, इस कंडीशन में बनाओ। हाँ बनेगा। क्यों बनेगा? इस कंडीशन में क्यों? तो ये अपना प्रभाव कब प्रदर्शित करेगा? स्मॉल आर अपने अंदर चेंज को कब प्रदर्शित करेगा? जब होमोजाइगस होगा तभी तो करेगा। एंजाइम बनेगा, एंजाइम बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा क्योंकि आर अपना प्रभाव केवल होमोजाइगस में ही शो करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? जिस बच्चे को ये सब तामझाम समझ में आया है ना, वही एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ पाएगा। तो एंजाइम बनाता है कि डोमिनेंट तो बनाता ही है ना एंजाइम। हाँ ऑब्वियसली सूचना है ना, उसमें आनुवंशिक सूचना है तो बनाएगा ही बनाएगा। पर आर क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि वो म्यूटेट हो गया है, उत्परिवर्तन हो गया उसमें। उत्परिवर्तन होगा तो कैसे बनेगा? आई बात समझ में? आप नीट की तैयारी कर रहे हो, कर ही नीट की तैयारी रहे हो, और खुदा ना खास्ता कोई जिस दिन नीट का एग्जाम में तबीयत खराब होगी, आप एग्जाम नहीं दे पाए। आई बात समझ में? तो आप कर, काम तो उसका वही है। स्मॉल आर का भी काम क्या है? एंजाइम बनाने का ही काम है। पर वो म्यूटेट हो गया, तो म्यूटेट होगा तो वो एंजाइम नहीं बनाएगा। वो एंजाइम नहीं बनाएगा तो वो अपने प्रभाव को कब प्रदर्शित करेगा? जब डोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट की प्रेजेंस में उसका म्यूटेशन शो नहीं होगा। वो तो बनाएगा ही बनाएगा। तो ये सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ कि रिसेसिव तब तक अपने प्रभाव को शो नहीं करेगा जब तक कि वो खुद अकेला ही नहीं होगा होमोजाइगस के अंदर। क्लियर है ये बात सभी को? Yes. हाँ, उत्परिवर्तन मतलब चेंज होना, सडन चेंज होना, जिसकी वजह से जो प्रभाव होना चाहिए वो प्रभाव नहीं होगा। उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हो हमेशा, आदित्य बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, पर अगले टेस्ट में मान लो उसके कम नंबर आ गए, तो मैं क्या कहूंगी? ये क्या म्यूटेशन हो गया आप लोगों का, यानी कि ये क्या चेंज हो गया। तो आप क्या कहोगे? कैसा चेंज? तो आप समझ गए ना कि पहले मार्क्स आ रहे थे अब नहीं आ रहे, मतलब म्यूटेशन हो गया। तो जो जीन पहले जो बना रहा था वो काम नहीं हो रहा, इसका मतलब उसका सीक्वेंस चेंज हुआ होगा ना, तभी तो वो नहीं बना पा रहा ना एंजाइम। क्लियर है ये? अब मैं एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ पढ़ रही हूँ जो बच्चों को कभी समझ में, आरएम के बच्चों को भी 10 बार समझाते ना तब समझ में आता है। तब देखते हैं आप लोगों का लेवल क्या है। फिर पेपर की आवाज आ रही, पता नहीं क्या पेपर में देख रहे हैं, तभी तो कम नंबर आ रहे हैं तुम लोगों के। पढ़ाई में तो ध्यान है नहीं तुम लोगों का। वास्तव में क्या है? कुछ एलील प्रभावी, कुछ अप्रभावी होते हैं। इस बात को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझा जाए।
आप जानते हैं कि जीन में विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित होती है। द्विगुणित जीवों में एलील जोड़ों के रूप में प्रत्येक जीन के 2 प्रारूप विद्यमान होते हैं। हमारे अंदर अगर कोई लक्षण है तो उसके लिए एक एलील नहीं होगा, पेयर में होगा, एक माता से आता है और एक पिता से आता है। अब डिपेंड करता है कि माता से कैसा एलील आया, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, पिता से कैसा है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, उसके आधार पे हमारे अंदर वो लक्षण होगा निर्धारित कि होमोजाइगस डोमिनेंट है तो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होगा, होमोजाइगस रिसेसिव है तो हमारे अंदर अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित होगा। यह आवश्यक नहीं है कि एलील जोड़े हमेशा एक जैसे कि विषम युग्मजीव। तो बेटा जरूरी थोड़ी है कि हेटेरोजाइगस हो, होमोजाइगस भी तो हो सकता है। उसमें से एक एलील की भिन्नता का कारण इसमें आना कोई परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि उसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या होती है, चेंज होती है। वो अपन अगली क्लास उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। उदाहरणार्थ एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें विशेष एंजाइम बनाने की सूचना होती है। इस जीन के दोनों प्रारूप, इसके 2 एलील रूप हैं। मान लेते हैं कि वह सामान्य एलील जैसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है जो कि नॉर्मली होता है, जो सबस्ट्रेट के रूपांतरण में आवश्यक है। यानी कि सबस्ट्रेट को रूपांतरित करने के लिए वो एंजाइम होना जरूरी है। रूपांतरित एलील सिद्धांततः निम्न में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो बेटा ये जो रूपांतरित लिखा है ना एनसीईआरटी ने, इन्होंने ये गलती कर दी कि रूपांतरित का मीनिंग नीचे के पैराग्राफ में लिखा है। देखो क्या लिखा है, अगर मैं कहती हूँ कि सामान्य एंजाइम बन रहा है तो आपके मुंह से क्या निकलेगा कि मैम अगर सामान्य एंजाइम बन रहा है, क्योंकि मैंने समझा दिया इसलिए बोलोगे आप, तो कैसा हो गया, कार्य असक्षम एंजाइम, यानी कि कार्य असक्षम है, हेटेरोजाइगस, बनेगा तो सही पर दक्षता नहीं होगी उसकी। तो एक तरीके से क्या हुआ, बना तो इसमें भी हमें सामान्य एंजाइम बन रहा है, कार्य असक्षम एंजाइम बन तो रहा है, एंजाइम भी बन रहा है, पर उसका दक्षता जो नॉर्मल होती है वैसे नहीं, क्योंकि ये स्मॉल आर हो सकता है कि इसको क्या कर दे, थोड़ा सा कम कर दे। बाकी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसमें भी कार्य असक्षम है तो आपको क्या कहना चाहिए बेटा, एंजाइम अनुपस्थित है, इसमें तो ये बोल दोगे। असक्षम में भी आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे, अकॉर्डिंग टू अभी जो हमने डिस्कस किया यही बोलोगे ना। अब थ्योरी आ जाओ भाई, पहले हाँ कर सकते हैं। पहले परिवर्तन में रूपांतरित एलील अरूपांतरित एलील के तुल्य है। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं बेटा, पहले परिवर्तन में ये जो मैंने होमोजाइगस लिया है, जैसे अभी ये बोला, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है बच्चों, कैपिटल आर, ये भी तो हो सकता है डोमिनेंट है। इसका मतलब ये होते हुए भी अपने प्रभाव को प्रदर्शित क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके साथ में डोमिनेंट है। तो पहले परिवर्तन में रूपांतरित एलील अरूपांतरित के तुल्य हो जाती है, यानी रूपांतरित होते हुए भी अरूपांतरित क्यों, क्योंकि वो शो ही नहीं कर पा रहा है। अर्थात परिणाम स्वरूप यह भी सबस्ट्रेट को बदल कर उसी पुराने फिनोटाइप का उत्पादन करेगा, यानी कि ये सबस्ट्रेट को करेगा परिवर्तित, क्यों, क्योंकि एंजाइम बनेगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल आर है। इस प्रकार के एलील युग्मों में अनेक उदाहरण है, किंतु जब एलील कोई भी एंजाइम नहीं बनाता है या कार्य असक्षम एंजाइम का उत्पादन करता है तो फिनोटाइप प्रभावित होगा। फिनोटाइप अरूपांतरित एलील के रूप में फिनोटाइप अरूपांतरित एलील के कार्य के रूप में ऊपर ही निर्भर रहता है। सामान्यतया अरूपांतरित एलील जो मौलिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है क्या होता है, तो मैंने लिख दिया बेटा, जो रूपांतरित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, प्रभावी। रूपांतरित एलील हमेशा क्या होता है, अप्रभावी। इसलिए हम उदाहरण में अप्रभावी एलील के दर्शित होने पर या एंजाइम बनता ही नहीं है या कार्यक्षम नहीं होता। तो कार्य अक्षम एंजाइम इस कंडीशन में ही तो होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई है सभी को, इसमें कोई डाउट है एनसीईआरटी के पैराग्राफ में? तो बेटा मुझे तो ये जो लिखा हुआ है ना लैंग्वेज, मैं तो ऐसे यहाँ पे नहीं लिख सकती हूँ, तो क्या आप लोग ये लैंग्वेज इस तरीके से अपनी कॉपी में उतार सकते हो कि भाषा में चाहिए ये इसको, हाँ ऐसे ही समझ में आ जाएगा? क्योंकि बेटा इसमें कॉन्सेप्ट आप ये भी तो समझो कि भाई सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट किसके थ्रू कन्वर्ट होता है बेटा, एंजाइम के द्वारा। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन
प्रोटीन किससे बनेगा भाई? आरएनए। आप चाहे तो बेटा इसको उल्टा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जीन किस में होता है? डीएनए में होता है। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बनेगा भाई? ये एंजाइम बनेगा। यानी इसकी एंजाइम की सूचना किसमें निहित है? इस जीन में निहित है। तो यहाँ पर अपन एक ऐसे लिख सकते हैं, एंजाइम सूचना निहित किसमें? इस जीन में। ठीक है। और यहाँ पर वो जो लाइन लिखी हुई ना वो अपन लिख लेते हैं। एक लाइन थी ना यहाँ पे कि यहाँ पर स्मॉल आर होते हुए भी अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा बेटा। तो क्या कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था वहाँ पे कि अरूपांतरित जो रूपांतरित जीन है वो किसके तरह बिहेव करेगा? अरूपांतरित। यहाँ पर रूपांतरित एलील ब्रैकेट में लिख देना बेटा, स्मॉल आर। अरूपांतरित की तरह बिहेव करेगा, मतलब व्यवहार करेगा। ये सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ? इसमें एक चीज और लिख। हाँ बोलो। मैम हर जीन, मैम हर लक्षण के 2 जीन होते हैं। दो मैम जीन, तो 2 हर लक्षण के 2 जीन मतलब एलील। एलील खुद जीन का ही रूप होता है। हाँ इसमें दो एलील उस लक्षण के विपरीत कार्य को नियंत्रित करते हैं ना मैम। विपरीत कार्य क्यों? हाँ एक लक्षण के विपरीत रूप। जैसे मैंने बोला लंबाई है, तो लंबाई के लिए कैपिटल टी तो क्या करेगा? लंबापन। और स्मॉल टी क्या होगा? बौनापन। तो लक्षण तो लंबाई है ना। तो मैम इसमें ये स्मॉल आर डायरेक्ट तो मैम एंजाइम को अनुपस्थित करेगा ना। कर रहा है ना। मैम इसमें रूपांतरण की तो जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं रूपांतरण की जरूरत थी? लिखा हुआ है ना। मैं तो मैम आर तो एंजाइम बनाएगा, तो स्मॉल आर तो चेंज करेगा ना। क्या बात कर रहे हो बेटा? क्या नाम है आपका? अजय सेन। लेकिन आर आर एंजाइम बनाएगा पर कम बनाएगा ना। बनाएगा क्यों नहीं? आप तो मना ही कर रहे हो। तो मैम दोनों एलील का कार्य विपरीत होता है ना मैम। अरे विपरीत का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक है और एक ये नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है विपरीत कार्य। विपरीत कार्य का मतलब एक अच्छा गुण होगा और एक उससे कम अच्छा गुण होगा। आप तो ऑपोजिट ही कर रहे हो। एक बना रहा और एक नहीं हो रहा। इसका मतलब तो ये हो गया कि बीज का रंग जो भी है, एक अगर बीज का रंग अपन कहते हैं प्रभावी पीला है तो दूसरा काला होना चाहिए, विपरीत उसका। ऐसे थोड़ी होता है ओके। अजय। ऐसे थोड़ी होता है कि फिर उसको एब्सेंट ही कर दो। एब्सेंट नहीं होता है, उसका रूप अलग होता है। आई बात समझ यस में? जैसे मैंने बोला यस कि मैम। कोई फली है, अपन क्या कहते हैं कि भाई वो फूली हुई है, और दूसरी क्या हो जाएगी? पिचकी हुई। तो पिचकी हुई तो है, कोई नष्ट थोड़ी हो जाती है। आई बात समझ में? एक कैपिटल आर है वो एंजाइम की मात्रा अच्छे से बना रहा है, स्मॉल आर है एंजाइम बनाएगा पर वो अच्छे से मात्रा नहीं बनाएगा। तो बनाएगा क्यों नहीं? बनाएगा ना, बट उसकी दक्षता क्या है? कम हो जाएगी, पर एब्सेंट थोड़ी होगी उसकी। आई बात समझ में? यस मैम। प्रोडक्टिविटी जो होती है ना उसकी वो कम हो जाती है, पर आप एब्सेंट नहीं बोल सकते हो भाई, जब तक कि आप म्यूटेशन नहीं करोगे। तो जैसे ही म्यूटेशन हुआ उसकी कार्य क्षमता क्या हो गई? खत्म हो गई। वो एंजाइम बनाएगा ही नहीं। हुआ क्लियर सभी बच्चों को बेटा? मैं सबसे नीचे ऐसे स्टार बना के लिख देती हूँ बेटा, स्मॉल आर अपना प्रदर्शन कैपिटल आर की उपस्थिति में नहीं कर पाता क्योंकि वह अप्रभावी एलील होता है। और कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीईआरटी बोल रही है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ एनसीईआरटी में?
एंजाइम बन रहा है, मैम एंजाइम बन रहा है मतलब कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। एंजाइम नहीं बन रहा है, स्मॉल आर स्मॉल आर। क्यों है वो मैंने अभी क्लियर कर दिया, क्योंकि रूपांतरित अगर होता है तो वो सिर्फ अपना प्रभाव कब प्रदर्शित करेगा, जब खुद होमोजाइगस में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम हाँ बोलो। मैम जो अप्रभावी होगा म्यूटेशन हर बार उसी में ही होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्रभावी में भी म्यूटेशन हो सकता है। ओके। प्रभावी में म्यूटेशन होगा तो वो हमेशा दिखेगा, वो तो प्रभावी में कुछ चेंज करोगे तो हमेशा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चाहे वो होमो हो चाहे हिट्रो हो। आई बात समझ में? तो यह समझाना यही तो चाह रहा है कि प्रभावी यस मैम। होमो हिट्रो कभी भी हो वो अपना प्रदर्शित करेगा, पर रिसेसिव कब शो करेगा, होमोजाइगस। यही तो समझाना चाह रहा है वो बेचारा, वरना क्या इसका सत्यापन का मतलब ही यही है, प्रूव करना। पढ़े आगे बच्चों। नेक्स्ट नियम ले लेते बेटा हम लोग, शुद्धता का नियम। क्या बोलते हैं उसको, पृथक्करण, सेग्रीगेशन का। ये भी इंटरेस्टिंग है बेटा, इसमें भी आप देखना। इसके बाद में डाइहाइब्रिड क्रॉस ले लेंगे हम लोग। पृथक्करण का, इंग्लिश में भी लिख रही बेटा। बेटा आज मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगी, मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, पीडीएफ भेज दूंगी मैं। थोड़ा तो आप लोग भी सेक्रीफाइस करो, मैंने भी तो किया है तुम्हारे मॉड्यूल देने के चक्कर में। क्रॉस सेग्रीगेशन, यस बेटा। सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि पृथक्करण का नियम जो होता है वो कौन से क्रॉस से संबंधित है। तीसरा वाला डाइहाइब्रिड जो होगा ना, वो होता है बेटा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो डाइहाइब्रिड से रिलेटेड होता है। ये भी किससे रिलेटेड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से संबंधित। नेक्स्ट, शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीसरा, यूनिवर्सल लॉ है बेटा, सार्वत्रिक नियम। इसका कोई भी अपवाद नहीं है बच्चों, इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब देखना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये कहना चाहता है बेटा कि जब भी युग्मक बनता है, युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय केवल एक ही एलील युग्मक में उपस्थित होगा, उसका किसी भी प्रकार से मिश्रण नहीं होगा। कैसे? अगर मैंने आपको बोला कैपिटल टी स्मॉल टी है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने इसका युग्मक निर्माण किया, 2n है ना ये, अगर मैंने युग्मक निर्माण किया तो इसमें एक ही तो एलील गया। क्या कैपिटल टी के साथ छोटा सा भाग स्मॉल टी गया क्या? नहीं। या स्मॉल टी के साथ में छोटा सा भाग कैपिटल टी गया क्या? नहीं। इसका मतलब युग्मक जब भी बनेंगे तो युग्मक में सिर्फ एक ही प्रकार का एलील जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होगा। इसे कहते हैं अपन पृथक्करण का नियम, और पृथक्करण का नियम सब जगह लागू होता है। आई बात समझ में? उसमें किसी भी प्रकार का मिक्सचर प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? सब जगह यही तो होता है बेटा, कैसा भी ले लो, इसका कोई भी अपवाद भी नहीं है कि युग्मक में मिक्सचर होके आएगा, नहीं। युग्मक में सिर्फ एक ही एलील जाएगा, दोनों साथ में जा भी नहीं सकते। फिर आता है आपका
देती हूँ बच्चों, उसके बाद में तृतीय नियम अगली क्लास में करेंगे। तो पहले इससे संबंधित करीब 10 एक क्वेश्चन होंगे, वो घर पे, कल भी क्लास है क्या, कल कर लेंगे उसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। और समझ तो लो, डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो लक्षण का उपयोग या दो लक्षण F1 में दो लक्षणों का हाइब्रिड कंडीशन। और ये दो लक्षण जो लेते हैं अपन, वो लेते हैं बेटा सीड कलर, सीड शेप। सीड कलर के अंदर अगर आपको पता हो बेटा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। सीड शेप में डोमिनेंट और शुभम बताइए बेटा, सीड कलर में डोमिनेंट कौन सा है, बोलो बोलो। सीड कलर में डोमिनेंट क्या होगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में। हरा, सीट कलर में पीलो, हरा डोमिनेंट है, पीलो से एग्री कर रहे हो, हरा डोमिनेंट है नो, बेटा, यही दिक्कत है, पढ़ के नहीं आते हम लोग। डोमिनेंट क्या पीलो रहेगा, से येलो, येलो। रिसेसिव क्या है, ग्रीन, ग्रीन। शेप भी बता दो डोमिनेंट। गोलाकार और सीड शेप झुर्रीदार, गोलाकार। राउंड और रिंकल्ड, रिंकल्ड, बेटा रिंकल्ड जब होते बताऊं क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें SBE, SBE का मतलब होता है स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम। एंजाइम अनुपस्थित। इस वजह से बेटा क्या होता है, वो रिंकल्ड हो जाता है। जबकि इसमें स्टार्च बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो वो कैसा होता है, फूला हुआ होता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते, देखो इसको कैसे करेंगे, स्मॉल बाय स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल, और क्रॉस करवा देते हैं भैया। ये पेरेंट है, इस पेरेंट का इनके साथ में, पेरेंट हमेशा बताया था ना मैंने, होमोजाइगस। तो कैसा हो गया ये, नो अच्छा ना, येलो सही राउंड थी, सीड, बरडी का तो साथ में आ ना गए ना, केळकू पड़ा, येलो राउंड सीड। ये कैसा है, ग्रीन रिंकल्ड, बोलो नहीं, ऑब्वियसली। F1 जनरेशन में क्या ये आएगा या नहीं आएगा, यस मैम। तो इसमें संकरित कितने लक्षण है, एक या दो, दो है ना। दो, कौन कौन से संकरित लक्षण दिख रहे हैं भाई आप लोगों को, संकरित लक्षण, आर और वाई, एक तो पहला आर। लक्षण ये संकरित दिख रहा है, एक तो शेप दिख रहा है, और एक आपको कलर भी संकरित ही तो दिख रहा है। संकरित का मतलब दोनों एलील असमान, यहाँ पर ये होमोजाइगस है भाई, ठीक है। तो आपने जो कंडीशन ली थी ऊपर, वो कैसी है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस, ये होमोजाइगस है भाई, ये होमोजाइगस है। तो क्या ये संकरित है क्या, ये ये हेट्रोजाइगस, संकरित है नीचे। अब जब ये संकरित होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, सेल्फ क्रॉस क्रॉस, करेंगे। स्वपरागण, और जब इसको सेल्फ क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर ये इंटू कैपिटल आर ये, क्योंकि ऐसे कितने बनेंगे भाई, यहाँ पे 4 बनेंगे अगेन, यस, ये भी तो 4 ही बनेंगे।
अब क्रॉस करना है इसको, गैमेट बनाना आना चाहिए ना। असमान बनेंगे पेरेंट में या असमान बनेंगे? अरे इनमें और इनमें समान ही तो बनेंगे, दोनों एक जैसे ही तो हैं। तो जो गैमेट इसमें बनेगा वही गैमेट का प्रकार इसमें बनेगा। तो गैमेट बनाइए जरा। पहला कैरेक्टर कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा कैरेक्टर कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरा कैरेक्टर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहला गैमेट का प्रकार क्या हुआ? ये। दूसरा गैमेट का प्रकार ये, तीसरा गैमेट का प्रकार ये, चौथा गैमेट का प्रकार ये। यानी कितने प्रकार के गैमेट बने? दो। तो फॉर्मूले में बैठ रहा है 2 की पावर n। 2 की पावर n करोगे तो हमारे पास कितने हैं हाइब्रिड? 2। तो हमारे पास में 4 नहीं आएंगे क्या? तो ये 4 बना दिए ना मैंने, 4 प्रकार के गैमेट। ठीक है, अब मैं इसको सेल्फ क्रॉस कराऊं। सेल्फ क्रॉस अगर मैं कराऊंगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। पहला कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कहाँ से शुरू करें? पीछे से खड़े होइए, शुरू हो जाइए बेटा, बोलना फटाफट। क्या आंसर आएगा इनको क्रॉस करेंगे तो? कैपिटल आर वाई, बैठिए। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल और आर स्मॉल आर कैपिटल कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल वाई। वाई। नेक्स्ट 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 स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल नेक्स्ट वाई। नेक्स्ट नेक्स्ट पहली देख लिया था आपण, वाह बरं कसे नंबर आवडले, Next. कशा किशन ई पहली ई भी कोण नावचा आपण मायने दिया Next. तन कमले सर टेस्ट में। तो काही तो कोण आहे ते 2 1 Next. 3 ये तो कर दिया ना। एग्री? अब मुझे बताइए, गोला ये का जाइगोट बने बीच में, है ना? पीला गोला ये क्या बनाया मैंने? कितनी संख्या है जाइगोट की? 16। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? नंबर नंबर ऑफ ऑफ गैमेट गैमेट की पावर 2। तो बेटा समान है ना, नंबर ऑफ गैमेट दोनों में कितने बने? 4। 4 की पावर 2, तो 4 इंटू 4 क्या आ गया? 16। अब समझ में आया क्यों फॉर्मूला पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि दोनों में समान। पिछली क्लास में आप हर में यही फॉर्मूला, अरे भैया ये तो देखो कि एक में क्या बन रहा है दूसरे में क्या बन रहा है। जबरदस्ती फॉर्मूला फिट क्यों कर रहे हो भाई, या क्यों करवाना चाह रहे हो? अब सब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अभी तो 10 मिनट है ना। पहला क्वेश्चन, F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण होमोजाइगस नहीं चल तू मानने को नहीं है, परेशान कर ले डोमिनेंट होने की प्रायिकता, वही संभावना।
दूसरा क्वेश्चन, F2 पीढ़ी में प्रथम लक्षण होमोजाइगस रिसेसिव व दूसरा लक्षण हेटेरोजाइगस होने की क्या प्रायिकता होगी? प्रायिकता बताइए भाई। क्यूज कितने हैं पहले बोलो, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं? 16। फर्स्ट में तो मैम 33%। क्या बोल रहे हो बेटा आप लोग? कोई क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहा। मैं कह रही हूँ होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं? 33%। ये है होमोजाइगस, दोनों कैरेक्टर वाकंड होमोजाइगस। किसी इसके साल अलावा काट बताओ रही जरा थी। कौन से होमोजाइगस डोमिनेंट? ये से एक लास्ट होमोजाइगस। लास्ट में मैम ये एक बोला दो। एक मिनट, किसने बोला लास्ट लास्ट वाले में है? तो लास्ट लास्ट वाले में क्या कंडीशन? मैंने ये कंडीशन दी है ना, ये तो लास्ट वाले कंडीशन में तो रिसेसिव है ना। हाँ, एक ही ज्यादा। यस मैम। 16 में से एक है इंटू 100 1600। 6.25। दूसरा क्या कंडीशन दिया है मैंने? ये दो कर लिए चलो। पहला लक्षण होमोजाइगस रिसेसिव, दूसरा लक्षण हेटेरोजाइगस। तो पहले होमोजाइगस जा रही हूँ, रिसेसिव देखो। जा रही हूँ। होमोजाइगस रिसेसिव अगर आप देखते हो, पहले मैं सिखाने दो मुझे। होमोजाइगस रिसेसिव की बात करती हूँ मैं। होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, ये रहा जा रही हूँ। होमोजाइगस। पर क्या दूसरा कैरेक्टर हेटेरोजाइगस है क्या? नो, ये पहला जा होमोजाइगस, रही हूँ। दूसरा हेटेरोजाइगस, एक आया। पहला कैरेक्टर होमो, ये रहा। तीन कौन सा? एक और बता दो, और कौन सा है भाई? मुझे तो नहीं दिख रहा है। ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर सेकंड। तो ये क्या बोला है? होमोजाइगस रिसेसिव। तो बेटा आप कैसे कह सकते हो बेटा? डोमिनेंट है ना, एग्री? फिर भी देख लो, मेरी आंखों से पता नहीं, गलती हो सकती है। होमोजाइगस रिसेसिव, सेकंड कैरेक्टर हेटेरोजाइगस। कितने हो गए भाई? 2। ये क्या प्रायिकता आई? 12.5। डोमिनेंट इतनी चढ़ी पूछे 2/16 2। घर के लिए क्वेश्चन दे दूं 5? प्रथम लक्षण होमोजाइगस। प्रथम लक्षण, 200 प्रथम लक्षण क्या है? आर। तब द्वितीय लक्षण को क्यों इसमें मानते हो? समेट तो मेरे लिए ये बाद में समेट ली जो बारी इनकी देख। 5 क्वेश्चन दे रही हूँ घर के लिए। ऊपर से दे। रिसेसिव रिसेसिव सही। हेटेरोजाइगस की प्रायिकता
कोळी कीडो છે કોળી કીડાઈ છે તો કાંઈ જાય પડી ચિંતા ઠાબાઈ की ना कहाँ कम दे मिले तुझी तो सुनी तू कांई इंडी देख ना तू ठाला का आखिर पाँच करे हाल तू मम्मी एक बार भी कौन ठायो कोई तू हाँ। पर मार खींच आ जाए ओहो बाय बाय।